हाय हाय, मुझे सांस ही नहीं आ रही। अरे घुटन हो रही है, घुटन। क्या हुआ सृष्टि, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे कलेश करना है। ससुराल में आए 3 दिन हो गए, किसी से लड़ाई नहीं हुई। मुझे मेरे मायके भेज दो, वरना मैं घुटन से मर जाऊंगी। हैं? ये क्या कह रही हो सृष्टि? अरे लड़की ससुराल जाती है, सबसे लड़ाई करती है। मैंने भी कई सपने सजाए थे, लेकिन इस घर के लोगों ने खून कर दिया मेरे सपनों का। इतना बोलकर सृष्टि जोर जोर से रोने लगती है और सब खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। सृष्टि कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी उसे अपनी गली में आते ही कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे मैं क्यों तेरी तरफ कूड़ा फेंकने लगी? मेरे घर में डस्टबिन नहीं है क्या? नहीं होगा, तभी तो अपना कूड़ा दूसरों के घर के आगे फेंकती हो। अरे अगर कूड़े को घर के बाहर ही फेंकना होता तो तुम्हारे मुंह पर ना फेंकती। वो सबसे अच्छा डस्टबिन जो है। तेरी ये मजाल, तूने मुझे डस्टबिन कहा? जैसे ही सृष्टि ये सब सुनती है, वो ऑटो वाले से चिल्लाकर कहती है, वाह वाह वाह, लगता है शाम का शो शुरू हो गया। अरे भैया, ऑटो रुको, ऑटो रुको। मैं यहाँ से पैदल ही चली जाऊंगी। सृष्टि जल्दी से अपने घर जाने के लिए ऑटो रोकती है और पतली पतली शॉर्टकट गलियों से घर पहुंचती है। उसके सामने रहने वाली शीतल और उसकी माँ हर शाम की तरह आज भी लड़ रहे थे। मुझे तेरे मुंह लगने का शौक नहीं है। ये कूड़ा मेरा नहीं है और मैं नहीं उठाऊंगी। तो फिर कल से मैं भी तेरे घर के आगे ही कूड़ा फेंक दूंगी। शीतल की ये बात सुनकर सृष्टि गुस्से में बोली, हाँ हाँ, कोशिश करके देखना। फिर हमने अगर आपको पूरा का पूरा उठाकर कूड़ेदान में ना फेंक दिया ना, तो मेरा और मेरी माँ का नाम बदल देना। लो कर लो बात। माँ तो माँ ठहरी, बेटी उससे भी ज्यादा बदतमीज निकली। अरे गुड़िया, तूने तो कुछ सिखा ही नहीं। जरा अपनी बेटी को तो थोड़े बहुत संस्कार दे देना, वरना ससुराल जाएगी तो तेरी तरह 2 चूल्हे करेगी। सास डंडे मारेगी, वो अलग। हाँ हाँ, क्या कहा? जरा फिर से तो कहना। अरे ओ आंटी जी, मैं आंधी बनकर ससुराल जाऊंगी। मेरे आगे कोई बोल सके इतना दम किसमें है? और मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ। हाँ। इतना बोलकर सृष्टि और गुड़िया अंदर चली जाती है और शीतल चिल्लाती रह जाती है। कुछ दिनों बाद सृष्टि के लिए एक रिश्ता आता है और उसे देखने लड़के वाले आते हैं। अरे बहन जी, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। हमारा एक ही लड़का है और हमें सुंदर सुशील बहू चाहिए थी और वो मिल गई। वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बहन जी। बस ये रिश्ता पक्का समझिए। दोनों परिवार सृष्टि और देवेश का रिश्ता तय कर देते हैं, लेकिन सृष्टि कुछ खास खुश नहीं थी। रात में उसकी माँ उससे पूछती है, क्या बात है सृष्टि, तुझे लड़का पसंद नहीं आया क्या? अरे माँ, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तुमने देखा ना, कितना शांत और सरल सा परिवार है उनका। वो इतनी देर हमारे घर में बैठे रहे और उनकी तरफ से कोई विवाद ही नहीं हुआ। लड़की की बुआ फूफा भी साथ आए थे, उन्होंने मुंह तक नहीं फुलाया। और मेरी सास, उन्होंने ना मुझे चलकर दिखाने को कहा, ना खाना बना लेती हो पूछा, ना ये कहा कि शादी के बाद नौकरी करनी है कि नहीं करनी। हाँ सृष्टि, ये तो तूने एकदम सही बात कही। वो लोग थे तो कुछ बोरिंग से, लेकिन अब चल ठीक है ना, क्या पता ये उनका दिखावा ही हो। शायद बाद में वो लोग अपना असली रंग दिखाए। अरे हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही बात है, कोई पहली मीटिंग में कलेश थोड़ी ना करेगा। चलो ठीक है, अब मेरा दिल हल्का हो गया, अब सो जाते हैं। सृष्टि ने बचपन से ही कलेश देखा था और उसे इस तरह के माहौल में मजा आता था। शांति और सुकून में तो वो बोर होने लगती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी थी और वो आराम से बैठी बिग बॉस देख रही थी। क्या सृष्टि, तेरी शादी है 2 दिन बाद और आज तू यहाँ बैठी बिग बॉस देख रही है? अरे जा जाकर तैयारी करना। ये तैयारी नहीं है तो और क्या है पगली। अरे ससुराल जाने के लिए सबसे जरूरी तैयारी तो कर रही हूँ, जवाब। है? क्या कहा? जवाब? हाँ जवाब। अरे अपनी सास, पति, ननद, सबका मुंह तोड़ जवाब देने होंगे ना। यही तो होता है ससुराल में। सब बहुओं को ताने मारते हैं और फिर बदले में बहुएं जवाब देती है। अरे यही तो ससुराल का असली मसाला है। वाह, तू और तेरी अतरंगी बातें। तू बचपन से ऐसी है, हर समय लड़ने के लिए तैयार। और इसीलिए तू बिग बॉस देख रही है ताकि सबको अच्छे अच्छे जवाब दे सके। बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसे कुछ ही दिनों में सृष्टि और देवेश की शादी हो जाती है। आज ससुराल में उसका पहला दिन था। उसकी ननद आकर कहती है, भाभी, एक अच्छी सी भारी साड़ी पहनकर आप नीचे आ जाइए। आपसे मिलने के लिए सारे रिश्तेदार आ गए हैं। आपकी मुंह दिखाई है ना?
इतना बोलकर गरिमा चली जाती है। ओह अच्छा, तो अब ये मुझे बताएगी कि मुझे कैसे क्या पहनना है। वाह जी वाह, अभी बताती हूँ इसे कि मैं क्या चीज हूँ। बड़ी आई, मुझे भारी साड़ी पहनाने वाली। सृष्टि जींस और टॉप पहनकर एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ लेती है और फिर नीचे मेहमानों के बीच जाती है। सभी मेहमान सृष्टि को देखकर चौंक जाते हैं। बहू, ये क्या पहना है? भला कोई मुंह दिखाए में ऐसे कपड़े पहनता है क्या? हाँ भाभी, मैंने आपसे कहा तो था कि साड़ी पहनना। अच्छा, तो अब मैं ससुराल में क्या आ गई? मेरा अपना कोई जीवन ही नहीं है। अब मुझे घूट घूट कर एक घूंघट के पीछे जीना पड़ेगा। ना जी ना, मैं पढ़ी लिखी छोरी ना घुट घुट मरूं, लंबा लंबा घूंघट मैं ना करूं। भाभी, वो घूंघट तो आपने अभी इस जींस टॉप पर भी कर रखा है। गरिमा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और सृष्टि शर्मिंदा होकर कहती है, अरे हाँ तो ठीक है ना, ये मेरी अपनी मर्जी है। वैसे ठीक है, बहू ने घूंघट तो कर ही रखा है, अब अंदर जो चाहे पहने, हमें उससे क्या, कोई बात नहीं। सृष्टि बेटा, तू ऐसे ही आ जा और यहाँ बैठ जा, हम तेरी मुंह दिखाई इन्हीं कपड़ों में कर लेंगे, और हम भी तो मॉडर्न लोग हैं भाई। अपनी सास की बात सुनकर सृष्टि के होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, क्या मैंने इतना बड़ा कलेश कर दिया, लेकिन ये लोग तो अभी भी एकदम मजे में है, रस्म कर रहे हैं, वो भी इतनी खुशी खुशी। ओफो, क्या सच में ये लोग इतने सीधे हैं? रस्म पूरी होने के बाद सृष्टि अपने कमरे में जाती है और माँ को फोन लगाकर सब बताती है। हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है बेटा। तेरे ससुराल वाले तो तेरा पूरा एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं। अरे अगर ससुराल में थोड़ा बहुत तड़का ना हो तो ससुराल किस बात का। ठीक है ना माँ, अब मैंने भी ठान ली है, अगर ये लोग सामने से मुझे मौका नहीं देंगे लड़ने का तो मैं खुद ही कुछ करूंगी। मैं कौन सा लड़ने के लिए किसी मौके की मोहताज हूँ। मैं तो खुद ही आंधी हूँ। ये हुई ना मेरी बेटी जैसी बात। शाबाश। फिर क्या था, अगले दिन से सृष्टि का मिशन आंधी तूफान शुरू हो गया। सबसे पहले तो वो 10 बजे तक बिस्तर से उठी ही नहीं। देवेश ऑफिस जाने से पहले उसके पास आया। अरे डार्लिंग, उठ भी जाओ, ये मेरा ससुराल नहीं है, पर फिर भी मैं 8 बजे उठ गया। तो आपको ऑफिस जाना था इसलिए आप उठ गए, मैं क्या करूं, मुझे नींद आ रही है। और वैसे भी मेरी माँ भी कभी मुझे 10 बजे के पहले उठाती नहीं थी। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर देवेश ऑफिस चला जाता है और सृष्टि 1 घंटा और सोती है। अरे यार, 11 बज गए, अभी तक कोई मेरे कमरे में मुझे उठाने क्यों नहीं आया? हाँ, लगता है सब मुझसे इतना नाराज हैं कि बात करना ही नहीं चाहते। अभी बाहर जाती हूँ, फिर मेरी सास मुझे ताना जरूर मारेगी और बस फिर मैं अपनी जुबान चलाऊंगी, मजा आ जाएगा भाई। सृष्टि उठकर बाहर आती है और देखती है उसकी सास दोपहर का खाना बनाने जा रही थी और ननद पोछा लगा रही थी। उठ गए बेटा, आज बहुत देर लगा दी उठने में। हाँ मम्मी जी, वो मैं कल जल्दी उठ गई थी ना, वरना मैं तो ऐसे 11 बजे तक आराम से ही उठती हूँ, मुझे यही आदत है। हाँ तो बेटा और क्या, तू जल्दी उठकर करेगी भी क्या, घर तो मैं देख ही लेती हूँ। और तेरी ये ननद, ये बैठे बैठे शादी की मिठाइयाँ खाकर मोटी हो गई है। थोड़ा झाड़ू पोछा करेगी तो पतली हो जाएगी। अब कल को इसकी भी तो शादी करनी है ना। हाँ भाभी, मुझे भी आपकी तरह स्लिम ट्रिम होना है। सृष्टि का तो मुंह खुला का खुला रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे एक ताना नहीं मारा। हाँ जी ठीक है। बेचारी सृष्टि उदास होकर रसोई में चली जाती है और काम करने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं और सृष्टि घूम फिर के बिग बॉस देखकर मन बहला रही थी। ये लोग भी ना वही घूम फिर के फालतू बातों पर लड़ रहे हैं। लगता है अब ये शो भी बोरिंग हो रहा है, मेरी जिंदगी का बचा कुचा मसाला भी गायब हो जाएगा। हे भगवान। सृष्टि बैठे बैठे ऊब रही थी कि अचानक से टीवी में से आवाज आती है। और दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब आपके सामने आने वाली है हमारी वो वाइल्ड कार्ड एंट्री जिससे पूरा घर हिल जाएगा। अरे वाह, वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सृष्टि के दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। उसी शाम को दरवाजे की घंटी बजी और सृष्टि झूम कर दरवाजा खोलने गई। आइए आइए चाची जी, अंदर आइए ना। मम्मी जी, देखिए कौन आया है। अरे अंजू, तुम अचानक से? अचानक से कहा दीदी, मुझे सृष्टि ने फोन करके बुलाया कि आप मुझे याद कर रही थी। हैं? मैंने?
अरे क्या आप भी ना मम्मी जी, आप क्या चाची जी के आने से खुश नहीं है? दरवाजे पर ही उनसे इतने सवाल करने लगी, अंदर आने को भी नहीं पूछेंगी क्या? अरे नहीं नहीं भाई, आओ आओ अंदर आओ, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सृष्टि मजे से रसोई में चली गई। अब आएगा मजा। अरे देवरानी जिठानी एक साथ घर में हो और कलेश ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सृष्टि चाय लेकर जाती है और चाची से कहती है, क्या चाची जी, आप शादी में आई और अगले दिन ही चली गई, क्यों भला? क्या करती बहू रानी, यहाँ इतनी भीड़ थी, रुकने की अच्छी व्यवस्था कहाँ थी। ओह, तो आप ये कहना चाहती है कि मम्मी जी ने अच्छी व्यवस्था नहीं की थी? ओ, अरे इसमें आओ क्या बेटा, वो सही तो कह रही है। घर में इतनी भीड़, इतने लोग थे कि सच में किसी पर भी ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। अब किसी को घर में बुलाओ और उसके ऊपर ध्यान भी ना दे पाओ तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये तो मैं भी समझती हूँ, और तभी तो मैं खुद ही घर चली गई, और ये अपना ही तो घर है, जब चाहो तब आ जाओ भाई। सृष्टि दांत पीसकर अपने कमरे में चली जाती है। ओफो, यहाँ कोई खुद से तो किसी की बुराई करता ही नहीं है, और अगर मैं किसी एक की बुराई करूं तो दूसरा उसे कवर कर लेता है। कैसे अजीब लोग हैं। ओ माँ, तुम कहाँ हो? तभी कमरे में देवेश आता है। क्या क्या कहा? तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है क्या सृष्टि? हाँ, हाँ हाँ, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, और बहुत जोर से आ रही है। मैं अभी के अभी अपनी माँ के पास उनसे मिलने जा रही हूँ। अरे मगर इस वक्त, अभी तो घर में चाची जी आई हुई हैं, ऐसे में तुम कैसे जा सकती हो सृष्टि। क्या क्या कहा आपने? अब आप मुझे मेरे मायके जाने से रोकेंगे? हे राम, क्या इसी दिन के लिए मैं अपना घर बार छोड़कर शादी करके आई थी? हाय दया। अरे बाप रे, थोड़ा धीरे बोलो सृष्टि, वरना मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और अगर तुम्हें इस वक्त मायके जाना है तो जाओ, बस एक बार जाकर मम्मी जी को बता दो। सृष्टि जल्दी से जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या, इस वक्त? हाँ, मुझे अचानक से अपनी माँ की बहुत जोर से याद आ गई। हाँ हाँ बेटा, जाओ ना। अरे माँ की याद का क्या है, वो तो कभी भी आ सकती है। हाँ बेटा, तुम चली जाओ और कल वापस आ जाना। वैसे भी तुम शादी के बाद से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी हो, जाने से तुम्हारा मन हल्का रहेगा। हाँ, ठीक है। सृष्टि पैर पटकते हुए बाहर जाती है और ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। सृष्टि अपनी माँ से फोन पर बात करने के लिए फोन ढूंढती है। अरे ये क्या, मेरे बैग में तो फोन ही नहीं है, लगता है घर पर ही भूल आई। अरे भैया, जरा ऑटो वापस तो लेना। ठीक है मैडम। सृष्टि वापस अपने ससुराल आ गई और बस वो दरवाजा खोलने जा रही थी कि उसने अचानक से अंदर से तेज आवाज आती सुनी। भाभी, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। आपने अपने इकलौते लड़के की शादी की और हमें क्या दिया? एक 200 रुपए की साड़ी। अरे ऐसी साड़ी तो धोबन या तेल लगाने वाली को भी नहीं दी जाती। ये बातें सुनकर सृष्टि भागकर खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई और झांक कर अंदर का नजारा देखने लगी। ओहो, देखो तो इसे, कैसा बड़ा बड़ा मुंह खोल रही है और मेरी बुराई कर रही है। अरे तुमने तो अपने लड़के की शादी में मुझे कौन सा सोने चांदी से लाद दिया था? उल्टा तुम्हारे घर में तो मुझे किसी ने चाय तक नहीं पूछा था। तो कैसे पूछता कोई चाय? आपने इतना खाना ही ठूस ठूस कर खा लिया था, और उसके बाद आप डाइजिन ढूंढती फिर रही थी, उसके ऊपर आपको चाय चाहिए थी। अरे फट जाती अब दीदी। अरे ओ चाची, मेरी माँ से जरा तमीज से बात करना, वरना चोटी पकड़ के नचा दूंगी। ये ये कैसी बातें चल रही है अंदर? अरे मुझे तो गुदगुदी हो रही है। क्या क्या कहा तूने? तू मेरी उम्र से आधी लड़की, तू मुझे नचाएगी? आ मेरी चोटी को छूकर तो दिखा। अंजू और रश्मि आमने सामने थी और कभी भी हाथापाई हो सकती थी, लेकिन तभी देवेश उन्हें रोकते हुए कहता है, अब दोनों ये क्या कर रही हैं? अगर सृष्टि आ गई तो उसके सामने हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी ना। हाँ, मेरा भाई एकदम ठीक कह रहा है। ये कलेशी रिश्तेदार जो हैं हमारे, इन्हीं के कारण तो भाई की शादी कहीं तय नहीं हो पा रही थी, और अब किसी तरह हमने सबके आगे सीधे साधे बनने का नाटक किया और शादी हो गई। हाँ, और तुम लोग, तुम क्या कम कलेश करते हो? अरे सारे घर परिवार में पता है कि तेरी और तेरी माँ की जुबान कितनी चलती है। कितने भी चलती हो हमारी जुबान, लेकिन कम से कम हमने कलेशी ना होने का नाटक तो कर दिया। तुम लोग तो ये भी नहीं कर पाते। हाँ, और इस नाटक को जरा अच्छे से चलने दो। अगर सृष्टि तुम लोगों को ऐसे लड़ता देख लेगी तो घबरा जाएगी।
अब तो सृष्टि से रहा नहीं गया और वो भाग कर अंदर गई और चिल्लाकर बोली, अरे मैं नहीं घबराऊंगी, बल्कि मैं तो तब घबरा रही थी जब आप लोग ऐसे बोरिंग बनकर रह रहे थे। अब जाकर मेरी आंखों को सुकून, दिल को ठंडक और जिगर को आराम आया है। क्या नजारा है। है? मतलब भाभी, आपको इस तरह के लड़ाई झगड़े से कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत? अरे मैं तो इसी तरह के झगड़ों के लिए जीती हूँ। और अगर लाइफ में झगड़े ना हो, बुआ की मम्मी से, पड़ोसी की पड़ोसियों से, ननद की भाभी से, तो भला लाइफ में एंटरटेनमेंट कैसा। ये सुनकर तो रश्मि ने सृष्टि को गले से ही लगा लिया। हाय रे, ये है मेरी असली बहू। अरे मेरा बेटा तुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन तू तो हीरा निकली हीरा। तुझे कलेशों की असली कीमत पता है। तू मेरी परफेक्ट बहू है बेटा। हाँ भाभी, अब आप आ गई है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। ये चाची जी आपके घर से आई मिठाइयों को क्या कह रही थी। क्या? मेरे घर की मिठाई को कुछ कहा? जरा फिर से मेरे सामने बोलिए तो चाची जी, क्या कहा आपने? फिर क्या था, सृष्टि को आखिरकार अपने ससुराल में आंधी बनकर दिखाने का मौका मिल ही गया। उसने चाची जी से जमकर लड़ाई की और अपनी सास को जिता दिया, और फिर सब उसके फैन हो गए। राधिका देवी अपने मोहल्ले में खड़ी होती है क्योंकि आज उनके मोहल्ले की दोस्त और उनकी सहेली विमला देवी के घर उनकी बहू आई हुई थी। राधिका भी बहू और बहू के साथ आया हुआ दहेज में मिला हुआ सामान देखने के लिए उनके पास जाती है और कहती है, क्या बात है विमला, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। बहू तू तो लक्ष्मी लेकर आई है। देख कितना सारा दहेज लेकर आई है। अब तो तेरे घर में हर चीज डबल हो गई है। हाँ राधिका, तूने तो ये बात बिल्कुल ठीक कही। अब तो मेरे घर में सामान रखने की जगह ही नहीं बची है। सोच रही हूँ कि पुराना सामान बेच दूं, वरना नया सामान कैसे इस्तेमाल कर पाऊंगी। सही है, तेरे तो मजे हैं। बहू बहुत अच्छे घर की है, तभी तो इतना सब कुछ लेकर आई है। और वैसे भी तेरे लड़के की तो सरकारी नौकरी थी, तुझे तो ये सब मिलना भी था। मेरी छोड़ राधिका, तेरे बेटे का भी तो खुद का बिजनेस है और उसका भी तो रिश्ता लग गया है। तूने भी तो सोचा होगा कि तू क्या क्या दहेज में मांगने वाली है। अब मुझसे क्या शर्माना, मुझे भी बता दे। तौबा तौबा बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं और दहेज लूंगी? मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अरे मैं तो गरीब घर की लड़की ला रही हूँ जो कि गाय की तरह खूंटी से बंधी रहेगी। मैं तो दहेज लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत अच्छे विचार हैं राधिका बहन तुम्हारे। ऐसे विचार सबके नहीं होते। खैर अच्छा है, ऐसे ही हैं तो सब लोगों की सोच बदलेगी। राधिका वहां से विमला की बहू और उसके दहेज का सामान देखकर घर आ जाती है। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राधिका ने अपने घर में सारी तैयारी कर ली थी क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके बेटे मनीष की शादी सोनम से होने वाली थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और सोनम राधिका के घर में बहू बनकर आ जाती है। आज सोनम की मुंह दिखाई थी और सभी पड़ोसने उसे देखने के लिए आई हुई थी। तभी एक पड़ोसन राधिका के पास जाकर कहती है, क्या बात है राधिका, तुमने तो सच में अपनी बहू को बस 2 जोड़ों में स्वीकार कर लिया। सास हो तो तुम्हारी तरह कुछ भी दहेज में नहीं लिया। अरे भाई, मुझे दहेज की क्या जरूरत है। मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। और वैसे भी जो भी इस घर में है अब मेरी बहू का ही तो है। फिर बेकार में दहेज लेकर घर को क्यों ही भरना। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी विमला बहन से भी तुमने यही कहा था कि तुम दहेज में कुछ नहीं लोगी, और तुमने अपनी बात साबित कर दी। सच में तुम तो अपनी जुबान की बहुत पक्की हो बहन। मुंह दिखाई में आई हुई सभी औरतें सोनम की खूबसूरती के साथ साथ राधिका की इस दिलदारी की भी बातें कर रही थी, जिससे राधिका भी बहुत ज्यादा खुश थी। राधिका ये सब सुनने के बाद अपने मन में कहती है, सच में राधिका, सूझबूझ हो तो तेरी तरह हो, वरना ना हो। घी भी निकल गया और उंगली भी टेढ़ी नहीं करनी पड़ी। इन लोगों को लगता है कि मैं बहुत दिलदार हूँ और मैंने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया। अब इन नासमझ लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे दहेज लेने की क्या जरूरत है। अगर फर्नीचर लेती तो आज नहीं तो कल टूट जाता। अगर हर सामान 2-2 होता तो बहू के दिमाग में हर समय अलग होने का विचार भी आ सकता था। मैं तो गांव की बहू उठाकर लाई हूँ, वो भी किसान की बेटी। अब हर बार इसके घर से कुछ न कुछ तो आता ही रहेगा। राधिका के मन में एक अलग ही प्लान था जो वो अपनी बहू के लिए पहले से बनाकर बैठी हुई थी। साथ ही मोहल्ले में जो उसकी तारीफ हुई वो अलग थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन राधिका जब बैठी हुई थी और सोनम उसके पास बैठकर उसके पैर दबा रही थी, तभी राधिका मन में बोलती है, पूरा महीना होने को आया है लेकिन बहू के घर से तो 1 दिन का नहीं आया है। लगता है मुझे खुद ही पहल करनी पड़ेगी।
क्या बात है सोनम बहू, तेरे पिताजी तो किसान हैं, इस बार उन्होंने किस चीज की फसल लगाई है? माँ जी, इस बार तो उन्होंने मक्का लगाया है और बहुत अच्छा लगा है। पिताजी फोन पर बता रहे थे कि फसल भी दुगनी हुई है। अच्छा ऐसी बात है क्या? यहाँ तो कहाँ ही ये सब खाने को मिलता है, सब कुछ मिलावटी होता है शहर के अंदर तो। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पिताजी से कहकर थोड़ा अनाज मंगवा देती हूँ। आप गांव का मक्का खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और साथ ही अगर उन्होंने कुछ और भी खेती की होगी तो वो भी मंगवा देती हूँ। सोनम ये कहती है और उसके बाद वहां से अपने कमरे में अपने पिताजी को कॉल करने के लिए चली जाती है। राधिका की चाल कामयाब हो जाती है। अब सोनम के पिता ब्रजेश कुछ ही दिनों में सोनम के ससुराल में तरह तरह का अनाज और खेती का सामान लेकर आते हैं, जिसे देखकर राधिका कहती है, अरे समधी जी, ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही है बहन जी, ये भी तो मेरी बेटी का घर है, तो हमारा घर हुआ। अब अपने घर में कुछ देने में कैसी शर्म। वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि ये सारा सामान आपके यहाँ भिजवा दूं, फिर सोचा कि आप शहर वाले हैं, आपको ये सब पसंद आएगा या नहीं। नहीं नहीं समधी जी, मुझे तो ये गांव की खेती और ये सारा सामान बहुत पसंद है। शहर में तो सब कुछ मिलावटी मिलता है। तो फिर ठीक है, जब भी किसी भी चीज की फसल पककर तैयार होगी मैं आपको भिजवा दिया करूंगा। वैसे भी मैं भी यही चाहूंगा कि आप अच्छा खाएं और तंदुरुस्त रहें, और जल्दी ही अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाएं। ब्रिजेश और राधिका ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं। ब्रिजेश जितना भी सामान लेकर आया था वो सब सोनम के ससुराल में दे देता है और वहां से चला जाता है। राधिका भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी चाल कामयाब जो हो गई थी। ब्रिजेश मकई के साथ साथ और कई तरह के अनाज लेकर आया था। लगभग महीने भर का राशन ही वो अपनी बेटी के ससुराल में दे गया था। ऐसे ही कुछ महीने गुजरे और राधिका के बिना बोले ही एक दिन सोनम का भाई आशीष उसके घर राशन लेकर आ गया। अरे भैया, ये क्या, आप कितना कुछ लेकर आ गए? आप मुझसे मिलने आते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। हाँ, वो पिताजी बता रहे थे कि तुम्हारी सास को गांव की चीजें बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी इस बार फसल अच्छी हुई थी तो सोचा थोड़ी तुम्हें भी दे जाता हूँ। और ये पालक मेथी तो इतनी ताजी है कि शहर में तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। ये तो बहुत अच्छा किया आपने आशीष भैया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। माँ जी तो अभी अभी अपनी पड़ोसन के साथ मंदिर गई हैं, उन्हें आने में समय लगेगा। सोनम आशीष के लिए चाय बनाकर लाती है और उसके बाद दोनों भाई बहन बैठकर कुछ देर बातें करते हैं और आशीष सारा सामान देकर चला जाता है। उसी शाम सोनम अपने घर से आया हुआ साग बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में राधिका विमला के घर से आती है। राधिका घर में आते ही सोनम से कहती है, अरे बहू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। आज तूने ऐसा भी क्या कमाल का खाना बनाया है? माँ जी, वो मेरा भाई आया था और गांव की कुछ फसल देकर गया है, तो उसमें साग भी था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए साग और बाजरे की रोटी बना देती हूँ, बस वही बनाया है। तो फिर देर किस बात की बहू, तू विमला और मेरे दोनों के लिए साग और रोटी लगा दे। आज विमला को यहीं से खाना खिलाकर भेजेंगे। सोनम अब रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में ताजी ताजी रोटियां बनाकर अपनी सास और उसकी सहेली को परोस देती है। तब विमला कहती है, सच में राधिका, तू तो बहुत अच्छी है। तूने बहू से बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया और बहू का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। कभी तुम दोनों की कोई खटपट भी नहीं होती। अरे विमला, मेरी बहू से लड़ाई क्यों होगी? वो गरीब है तो क्या हुआ, बहुत सीधी है और सब लोगों का कितना अच्छे से ध्यान रखती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी जो मेरे घर में रोटी बनाकर दे। और मुझे दहेज का क्या ही लालच, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। राधिका की ये बात सोनम सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने मन में कहती है, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, इतनी अच्छी बातें करती है और मेरा कितना ख्याल रखती है, और सभी पड़ोसियों के आगे भी मेरी कितनी तारीफ करती हैं। सोनम अब अपनी सास से बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी और भी ज्यादा इज्जत किया करती थी। एक महीना और गुजरा और एक दिन आशीष फसल का थोड़ा सामान लेकर फिर से सोनम के ससुराल आ गया। सोनम ने जब वो सामान देखा तो सोनम कहती है, ये क्या है आशीष भैया, आज तो आप बहुत कम फसल लेकर आए हैं, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई क्या? वो बात ये है सोनम की पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से हम लोग फसल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और जितनी फसल हुई उतनी ही लेकर आ गए। आशीष बेटा, कैसी बातें करते हो? अगर ऐसी बात थी तो फिर ये सब कुछ यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी? मत लेकर आते, तुम बेकार में परेशानी क्यों उठा के लेके आए? ऐसे कैसे नहीं लाते आंटी जी, आखिर आप लोगों से वादा किया था कि फसल होगी तो आपके लिए लेकर आएंगे, फिर तो वादा निभाना ही था ना।
सोनम अभी भी राधिका को बड़े प्यार से देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी सास कितनी अच्छी है, सबका कितना ध्यान रखती है। आशीष भी फसल देकर घर चला जाता है। आशीष इस महीने कम राशन लेकर आया था, इसलिए वो राशन जल्दी ही खत्म हो जाता है और सोनम के मायके से कोई भी राशन नहीं आता। तभी एक दिन सोनम राधिका के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, घर का राशन खत्म हो गया है और राशन लेकर आना है, वरना रात का खाना बनाने में दिक्कत आ जाएगी। कैसी बात कर रही है तू बहू, राशन खत्म हो गया? इस महीने तेरे मायके वालों ने राशन नहीं भिजवाया है क्या? हर महीने तो राशन वहीं से आ रहा है। वो माँ जी, पिताजी की तबीयत खराब थी ना, तो इस बार फसल बहुत ज्यादा कम हुई है, तो राशन वो नहीं भिजवा पाए। मैंने भी उन्हें बोल दिया कि कोई बात नहीं, जब पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए और फसल अच्छी हो तब राशन भिजवा दे। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे राशन लेकर आना है। राधिका ये सुनती है तो उसका मुंह बन जाता है। वो अपने पर्स से पैसे निकाल कर देती है और सोनम राशन का सामान लेकर आती है। ऐसे ही इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन शाम के 7 बजे राधिका के पास सोनम की भाभी का कॉल आता है और वो कहती है, आंटी जी नमस्ते, मैं सोनम की भाभी बोल रही हूँ। सोनम का कॉल नहीं लग रहा है और मनीष भी ऑफिस में है, इसलिए वो भी बात नहीं कर पा रहे। सोनम के पिताजी की मृत्यु हो गई है, आप सोनम को जल्द से जल्द गाँव भेज दीजिए। क्या? सोनम के पिताजी की मृत्यु हो गई? कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं मनीष को और सोनम को तुरंत ही उसके मायके के लिए रवाना कर देती हूँ। लेकिन सुनो, जब सोनम वापस आए तो राशन का थोड़ा सामान भिजवा देना। आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सोनम के पिताजी की मृत्यु हो गई है और आपको राशन की पड़ी है। अब जाने वाला तो चला गया ना, और राशन मांगने में क्या बुराई है? मैंने कौन सा शादी करवाते हुए तुम लोगों से दहेज मांगा था? अब कम से कम तुम खेती करते हो, थोड़ी बहुत फसल भिजवा दोगे तो क्या हो जाएगा। आंटी जी, आप पहले सोनम को और मनीष जी को भिजवा दीजिए, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। भाभी ये बोलकर गुस्से में कॉल काट देती है। उसे राधिका का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे समय में भी उसे लालच की पड़ी हुई थी। सोनम की भाभी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जैसे ही सोनम आती है और सोनम के पिताजी का दाह संस्कार हो जाता है तो उसकी भाभी उसे सब कुछ बताती है। तब सोनम कहती है, भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप कितनी बुरी हैं जो मुझे मेरी ही सास के खिलाफ भड़का रही हैं। उन्होंने बिना दहेज के ही शादी की है, वो तो देवी है देवी, और आप कह रही हैं कि उन्होंने आपसे ऐसा कहा। सोनम, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम्हारी सास लालची है। भले ही उसने दहेज नहीं लिया, लेकिन हर महीने का राशन लेती है वो इस घर से। लेकिन हम लोग इतने सीधे थे कि कभी इस बात का ध्यान ही नहीं किया। इससे अच्छा तो वो एक बार में दहेज ले लेती। रहने दीजिए भाभी, आप लोगों ने कुछ महीने राशन क्या भेज दिया, आप लोगों को मेरी सास लालची लगने लगी। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं और मेरी सास तो देवी है। सोनम अब कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल वापस आती है। ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है और फिर से सोनम के मायके से राशन नहीं आता। ये देख राधिका का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब उसके गुस्से का प्याला भर जाता है तो राधिका सोनम से कहती है, क्या बात है सोनम, राशन खत्म नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं माँ जी, राशन खत्म हो गया है, बल्कि मैं तो आपसे राशन के लिए पैसे लेने के लिए आ ही रही थी। अगर आप मुझे पैसे दे देंगी तो मैं समय से राशन लेकर आ जाऊंगी और समय से खाना बनाकर तैयार कर दूंगी, वरना खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और वैसे भी सभी घर वालों के लिए उनकी पसंद का अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। क्यों, तेरे मायके से राशन नहीं आएगा क्या? कुछ महीनों से तो हमारे घर में राशन तेरे मायके से ही आ रहा है ना, और तू तो जानती है कि शहर में उतना अच्छा राशन नहीं मिलता है जितना तेरे मायके से आता है, इसलिए मुझे तो लगा था कि इस महीने भी वहीं से राशन आएगा। नहीं माँ जी, अभी तो पिताजी की मृत्यु हुई है, सब कुछ भाई को ही संभालना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस महीने वहां से कोई भी राशन आएगा। आप पैसे दे दीजिए, मैं बाहर से राशन ले आती हूँ। अगर मेरे मायके से किसी तरह राशन आ भी गया तो भी घर में ज्यादा राशन पड़ा रहे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर राशन ही नहीं होगा तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बाहर से राशन क्यों ले आएगी? अरे, मैंने तुझसे अपने बेटे की शादी करवाते हुए 1 रुपए का दहेज नहीं लिया है। कम से कम तेरे मायके से हर महीने का राशन तो आ ही सकता है ना। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मेरे मायके से राशन आने वाला होता तो अब तक तो भैया या भाभी मुझे कॉल करके बोल देते कि मैं बाहर से राशन ना मंगवाऊं, और वे राशन भिजवा रहे हैं। बल्कि मेरे भाई तो अब तक राशन लेकर घर आ भी चुके होते, पर वो नहीं आए हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि वो राशन नहीं भिजवाने वाले हैं। सच में घोर कलयुग है, कैसा जमाना आ गया है। अब तो बेटियों को शादी करते ही सच में पराया समझ लिया जाता है। सच कहते हैं कि माँ बाप ही सगे होते हैं। देख, तेरे बाप के मरते ही तेरे भाई ने तुझसे पीछा छुड़ा लिया। अरे, इतनी सारी खेती करता है, अगर थोड़ी सी फसल भिजवा देता तो क्या चला जाता।
अगर खुद नहीं आ सकता था तो गांव में किसी और से भिजवा देता। और आजकल तो ऑनलाइन भी कितनी सारी सुविधाएं चल रही हैं। पिता की मृत्यु का बहाना लेकर बहन के घर राशन ही नहीं भिजवाया। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हर महीने मेरे मायके वाले इस घर में राशन क्यों भिजवाएंगे? वो तो उन्होंने प्यार से कभी कभी राशन भिजवा दिया था। और अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है तो ऐसे में उन लोगों को कहाँ इतना ध्यान रहेगा कि उन्हें मेरे ससुराल में राशन भिजवाना है। माँ जी, वो प्यार से भिजवा रहे थे। और कुछ समय से तो पिताजी जब से बीमार थे खेती अच्छे से हो ही नहीं रही थी। ये बात तो आप भी अच्छे से जानती है ना। सोनम जब राधिका का असली चेहरा देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ में आता है कि उसकी भाभी बिल्कुल सही बात उसे समझा रही थी और उसने बेकार में ही अपनी भाभी पर गुस्सा किया। उसकी भाभी तो उसके भले के लिए ही उसे सही बात समझा रही थी, लेकिन उसने बेकार में अपनी भाभी को कितना कुछ सुना दिया। ऐसे ही एक दिन सोनम राधिका की भी बात सुन लेती है जो वो विमला से फोन पर कर रही थी। और बता राधिका, कैसी है तू? तेरी बहू कैसी है? ठीक तो है ना? तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती? वैसे भी तू नेक दिल की औरत है जिसने बहू से कुछ भी नहीं लिया और अपने इतने सुंदर और अच्छा कमाने वाले बेटे की शादी उससे करवा दी। उसे तो रोज तेरे पैर धोकर पीने चाहिए। कुछ भी बोलो, औरत हो तो तेरे जैसी। मेरे अंदर तो इतना जिगर नहीं है कि बिना दहेज के अपने बेटे की शादी करवा भी पाती। क्या बताऊं विमला बहन, मेरा दिल तो इतना साफ है और बड़ा है कि मैंने अपनी बहू से दहेज में कुछ भी नहीं लिया। बस कभी कभी उसके मायके से थोड़ा बहुत राशन आ जाता था और उसके पिताजी के मरने के बाद तो वो भी बंद हो गया है। लेकिन मैं कहाँ किसी से कुछ कहने वाली हूँ। मेरी तो आदत ही नहीं है कुछ मांगने की। सोनम, जो राधिका को चाय देने आई थी, उसने ये सारी बातें सुन ली। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब सोनम अपनी सास के पास बैठकर टीवी देख रही थी तभी उसकी भाभी का कॉल आता है। कैसी हो सोनम? तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भाभी, उस दिन मैंने आपसे जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुश हूँ और मेरे ससुराल में सब ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें ये बताना था कि इस बार तुम्हारे भैया ने अच्छी फसल की है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी फसल तुम्हारे ससुराल में भिजवा देती हूँ ताकि तुम्हारी सास तुम्हें किसी भी बात के लिए परेशान न करे। अरे नहीं नहीं भाभी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वो तो देवी है देवी। उन्होंने तो दहेज के नाम का 1 रुपया भी नहीं लिया और वो हमसे वैसे भी कुछ नहीं लेंगी। यहाँ पर फसल भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी सासू माँ तो साफ कहती हैं कि हम बहू से कुछ नहीं लेते। सोनम ये बोलकर कॉल कट कर देती है और उसकी भाभी भी मुस्कुराती है क्योंकि वो समझ जाती है कि सोनम को अपनी सास की असलियत समझ में आ चुकी है।